नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हम लोगों ने टेम्परेट साइक्लोन वगैरह को देख लिया है, एयर मास वगैरह सब देख लिया है। अब फ्यू चुनिंदा गिने चुने टॉपिक्स रह गए हैं आपके क्लाइमेटोलॉजी में। क्लाइमेटोलॉजी एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है। इससे पहले हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी तरीके से सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी का मैक्सिमम परसेंट ऑफ द पोर्शन, मैं कहूँगा 80% से ज़्यादा का पोर्शन अपलोडेड है। अब कुछ ही 20% का बचा हुआ है, जिसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन आज हो जाएगा तो मेरे ख्याल से 10% ही सिर्फ रह जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे लास्ट सेक्शन आपके इंडियन नहीं आपका, हाँ, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर स्विच करेंगे, जो कि पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव होगा। उसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर ली जाएंगी। बहुत सारे वीडियोस उसके ऊपर मुझे बनाने पड़ेंगे, लेकिन आप लोग को मैं ये पहले इसलिए करवा रहा हूँ तो ताकि आपके जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, आपके क्लाइमेटोलॉजी के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर रहे, सो दैट जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने लगे तो उसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन वगैरह ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्चुअली है क्या? साइक्लोन, व्हाट इज साइक्लोन? अगर सिंपली मैं बताऊं तो साइक्लोन इज द पॉइंट वेयर एक्सट्रीम लो प्रेशर होता है। ठीक है, साइक्लोन्स के जो मेन सेक्टर से जिसको आई बोला जाता है, ठीक है, इसको आंख बोला जाता है। ठीक है, ये मैं लास्ट में बाद में बताने वाला था, लेकिन अभी बता दिया, कोई बात नहीं। आई जो रीजन होता है या मेन जो कोर रीजन होता है, जो मेन जहाँ से साइक्लोन का जन्म होता है, उसको का वो जो होता है वो लो प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, लो प्रेशर एरिया होता है, इनफैक्ट वो एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया होता है, बहुत ही हाईली इंटेंसिफाइड। क्यों होता है, कैसे होता है, आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, और इसका जो मूवमेंट होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। इसका मैंने निमोनिक आप लोगों को कई बार बताया है, पहले भी वापस से बता दे रहा हूँ। एंटी साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज क्लॉकवाइज, साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, जैसे भी आप लोग निमोनिक बना सके। इससे अच्छा मुझे मिला नहीं तो मैंने ऐसे बनाया नहीं। ठीक है, आप लोग को अगर कुछ और अच्छा मिलता है तो आप लोग उसको उस तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशंस फेवरेबल फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन। यूपीएससी ने अपने मेंस के एग्जाम में पूछ लिया कंडीशंस फेवरेबल फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन, तो उसके अंदर लोगों ने बड़े टेंशन में आ गए कि अरे है ये सब अब इतने निटी ग्रिटी इसमें क्यों जा रहा है। ठीक है, इतने निटी, मतलब ये अभी मेरे ख्याल से 2015 का ये क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा। आप लोग देख लीजिए, मेंस के आपके जीएस के पेपर में आया था, ज्योग्राफी पोर्शन में। तो वहां से फिर लोगों की मांग बढ़ गई कि भाई कंडीशंस वगैरह सब बताना शुरू करो, यूपीएससी अब पागल हो गया है, अब एकदम निटी ग्रिटीज में जा रहा है, डीप डीप में जा रहा है। एंड एक वीडियो में मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, मतलब वीडियो नहीं था एक्चुअली, वो ऑफलाइन लेक्चर था, उसमें मैंने गलती से ये टॉपिक नहीं पढ़ा, कंडीशंस फेवरेबल, जो कि मैं पहले ही पढ़ा देता हूँ। वो मैंने गलती से नहीं पढ़ा कुछ बातचीत के चक्कर में। तो बाद में फिर कंप्लेन गया मेरे खिलाफ कि सर ने ऐसा ऐसा कंडीशंस नहीं बताया, जो कि यूपीएससी में पूछ चुका है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं इसको फर्स्ट स्लाइड में ही लेना पसंद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम भूल ना जाओ। ठीक है, चलिए ये तो मेरी कहानी हो गई। आते हैं कंडीशंस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आपका सी सरफेस टेम्परेचर जो होगा वो हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 26 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, इट शुड बी मोर देन 25। ओके, तो आप अगर बेंचमार्क रेट अगर चाहते हो, एक एग्जैक्ट रेट चाहो, 27 आप लेके रख लीजिएगा, कहीं कि आपको 26 भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। इसका होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो साइक्लोन को जो स्पिन मिलने वाले, जो आपका मूवमेंट मिलने वाला, जो आपका मोमेंटम मिलने वाला, जो टर्निंग मिलने वाली है, वो किस वजह से मिलने वाला है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। दैट इज वाई हम लोग ने जब मैंने क्लाइमेटोलॉजी का इनिशियल स्टार्टिंग फेज बताया था, तो उसमें मैंने जो बेल्ट्स पढ़ाए थे आपको, प्रेशर बेल्ट्स पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जब हम लोगों ने इक्वेटोरियल बेल्ट को पढ़ा था, कि यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, दो देयर आर कंडीशंस, ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, बट वहां पे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज देयर इज ए लैक ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स वहां पे है ही नहीं। इट इज, दैट इज वाई आपके ट्रॉपिकल रीजन, आपके इक्वेटर पे क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स ना होने की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं फॉर्म हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
वर्टिकल विंड का स्पीड जो होना चाहिए उसके अंदर बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होना चाहिए। वर्टिकल विंड क्या है, ठीक है, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल विंड भी पढ़ा था और वर्टिकल विंड भी मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से मूवमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल विंड मतलब विंड की मूवमेंट इस डायरेक्शन में, ओके, और वर्टिकल विंड का मूवमेंट मतलब विंड की मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। तो ऐसे हवा नहीं चलती है एक्चुअली, इट इज द राइजिंग है। जब जो आपका जो ये गर्माहट हो रही है, जो ये आपका टेम्परेचर है, इसकी वजह से विंड जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब आपका जो एयर है वो धीरे धीरे राइज कर रहा है। दैट इज वाई विंड एक फीबल विंड जिसको एकदम शॉर्ट विंड स्टार्ट हो जाएगी, जिसका जो स्पीड होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए। क्यों ऐसा कम क्यों होना चाहिए? अगर ये फास्ट होगा तो क्या होगा, ये मैं आप लोग से डिस्कस, ये देखिए ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सब ऐसे सिर्फ लिखे हुए आपको रट के जाना है, समझ के भी लेना है, ठीक है। यूपीएससी कभी भी किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी जगह पे पूछ सकता है कि भाई वर्टिकल विंड अगर फास्ट होगा तो क्या हो सकता है, या कोई स्पोर्ट्स नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल द सर्कमस्टांसेस, ओके। तो वर्टिकल विंड सपोज कीजिए बहुत तेज है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका जो हवा जो मॉइस्चर उड़ रहा है, मतलब जमीन ये ओशन सरफेस से जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो बहुत तेजी से इजेक्ट हो जाएगा। बहुत तेजी से इजेक्ट होने की वजह से यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन जल्दी हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा मॉइस्चर फटाक से ऊपर चला जा रहा है, जबकि उसको चाहिए धीरे 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 करके उसका अपलिफ्टमेंट हो। सो इससे क्या होगा कि क्या आपका जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा वो स्लो भले होगा, लेकिन वो एकदम डेफिनेट होगा कि हाँ साइक्लोन का फॉर्मेशन हो ही रहा है, उसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर वर्टिकल स्पीड विंड स्पीड अगर स्पीड होगी, ज़्यादा होगी, तो फिर ये साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा हो सकता है कि वहां पे पहले प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया हो। लो प्रेशर एरिया मतलब जहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो, या फिर लो लेवल का साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑलरेडी चल रहा हो, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि साइक्लोनिक जा रहा हो, मरने की कगार पे आ चुका है, एकदम फीबल कंडीशन बन गया हो, या फिर एकदम धीरे धीरे चल रहा हो, दूर से चला आ रहा है, उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। तो इन दैट केस ऑल्सो लो प्रेशर एरिया होते हुए यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा मॉइस्चर मिल जाए तो वो इंटेंसिफाई हो जाए। इट इज़ है मतलब मैं कहूँगा कि सप्लीमेंट्री काइंड ऑफ थिंग। ऑलरेडी एक साइक्लोन था, मर रहा था, खत्म होने की कगार पे आ गया था, और फिर उसको ज़रा सी एनर्जी मिल गई या अमृत पी लिया और फिर वापस से रिज्यूमिनेट हो गया। ऐसे बहुत सारे आपके साइक्लोन्स हैं जो रिसेंटली आपके वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट दोनों जगह पे आ चुके हैं, और वो ऑलरेडी किसी लो प्रेशर डिप्रेशन के वजह से बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है अपर डाइवर्जेंस जो होना चाहिए सी लेवल सिस्टम के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सी लेवल सिस्टम के ऊपर आपका अपर डाइवर्जेंस हो, मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए इसको कहा था अपर डाइवर्जेंस, मतलब ये आपका सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल है। यहाँ से जो हवा ऊपर गई उसके बाद वो डाइवर्ज करनी चाहिए, ठीक है, वापस से वो नीचे की तरफ नहीं आ सकती, नीचे की तरफ ये हवा नहीं आएगी। हवा जो मतलब जो डाइवर्ज करिए वो बाहर की तरफ ज़्यादा डाइवर्ज करेगी। ये आपके आई वॉल के ऊपर जो चल रही है हवा वो बाहर की तरफ डाइवर्ज करेगी, तो ही आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। देखिए आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इनके बीच में भी आपका क्या बोलते हैं हवा का प्रेशर नीचे की तरफ होता है, बट ये कभी फिल नहीं करती। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए कोल्ड एयर डिसेंड करती है यहाँ पे नीचे, ठीक है, लेकिन हॉट एयर जो यहाँ से नीचे से जो राइज कर रही है वो कभी भी ऊपर की तरफ जाके डाइवर्ज करेगी, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगी। दैट इज द केस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा। सपोज कीजिए कि ऐसा ना हो, ये डाइवर्ज ना करे, ये कन्वर्ज कर जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और ये जो आई रहेगा उस रीजन को फिलअप कर देगा, और ये कभी भी साइक्लोन फॉर्म हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये क्यों डाइवर्जेंस इससे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अपर एयर डाइवर्जेंस होना क्यों जरूरी है। अगर डाइवर्ज नहीं करेगा तो ये वापस से कोलैप्स कर जाएगा वापस से साइक्लोन के आई के अंदर, और इसके वजह से आई फिलअप हो जाएगा और साइक्लोन का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। दिस आर द प्राइम क्राइटेरियाज आपके क्या बोलते हैं कंडीशंस आई वुड से, जो कि इंपॉर्टेंट है साइक्लोन के फॉर्मेशन में। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। आते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, अर्ली स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड फाइनल स्टेज, ठीक है। फाइनल स्टेज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए सिर्फ वो स्टेज होता है जिसमें वो किसी लैंड मास के ऊपर चला जाता है, ठीक है। जब वो लैंड मास के ऊपर जाएगा तो उसका मॉइस्चर का कट ऑफ हो जाएगा, और वो क्या बोलते हैं धीरे धीरे डाई ऑफ हो जाए, मरने चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अर्ली और मेच्योर स्टेज ही सिर्फ पढ़ते हैं। मेच्योर भी बहुत ही रेयर केस में होता है, जब ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, ओनली इन दैट केस हम लोग मेच्योर स्टेज देखते हैं। नहीं तो मोस्टली जितने भी साइक्लोन्स होते हैं वो अर्ली स्टेज में बनते हैं और उसी में ही बन के मर जाता है, ठीक है।
कैसे होता है वो आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ के ग्राफ के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा तो आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छी समझ में आएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका धीरे धीरे फीबल राइजिंग ऑफ द मॉइस्चर हो रहा है। मॉइस्चर जो है वो जो, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एयर है उसके अंदर मॉइस्चर, गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर रही है। इस राइज के साथ साथ धीरे धीरे साइक्लोनिक कंडीशंस बनना स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने आप लोग को बताया था कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कभी भी अपने राइट साइड में घुमाता है किसी भी विंड को या फिर ओशन वाटर को, और लेफ्ट में घुमाता है आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हम लोग नॉर्दर्न के हिसाब से देखेंगे। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखिए। सपोज कीजिए ये जब ये जो आपका ये मास है, जो एयर मास है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये कहाँ, अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसको राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये राइट की तरफ मूव कर गया। ओके, ये राइट की तरफ मूव किया, जो यहाँ पे जो हवा आ रही थी वो भी राइट की तरफ मूव की, ठीक है, यहाँ पे जो हवा आ रही थी वो भी राइट की तरफ मूव की। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये मूवमेंट इस तरीके से एक साइक्लोनिक वॉर्टेक्स बनाता चला जाएगा, ठीक है। एक साइक्लोनिक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से जो मूवमेंट बन रही है वो साइक्लोनिक वॉर्टेक्स बनाता चला जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूसली ऐसा मूवमेंट की वजह से साइक्लोनिक वॉर्टेक्स बनता चला जाएगा। एक, अब जैसे आपके मोटर में होता है, आपके पानी का जो मोटर होता है उसके अंदर इसी तरीके से काम होता है कि एक वॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत ही तेजी से पानी इस तरीके से, मतलब पानी नहीं, छोड़िए उसको, पानी के चक्कर में नहीं जाएंगे। यहाँ पे हवा इस तरीके से मूव कर रही है कि अंदर का एक सक्शन पंप की तरह काम कर रहा है, और नीचे के वाटर को और सक करने की कोशिश कर रहा है, और तेजी से वो ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ का जो लो प्रेशर ऑलरेडी था, ये पानी के ऊपर जाने की वजह से, ये जो मॉइस्चर था उसके राइज करने की वजह से जो लो प्रेशर बन रहा था वो और इंटेंसिफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ये वॉर्टेक्स है वो अब फॉर्म हो चुका है, और वॉर्टेक्स फॉर्म होने की वजह से वो क्या करेगा, और ज़्यादा मॉइस्चर को ऊपर की तरफ पुल करेगा, ड्रैग करेगा। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। जो पानी का मोटर आपके यहाँ पे होता है वो इसी बेसिस पे काम करता है। उसके बगल बगल में इस तरीके का वोटेक्स घुमाया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, और बीच में से पानी सक्शन पंप की तरह सक करता है, ठीक है। तो ये सक करके ऊपर की तरफ या फिर जहाँ पे भी आपको पानी लेना होता है वो पानी उस तरफ फेंकता है, ठीक है। इट इज़ ए सिंपल मैकेनिक्स। जो अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो उसको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से कि ये वॉर्टेक्स के फॉर्मेशन की वजह से जो अंदर जो आपका लो प्रेशर था वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता चला जाएगा, और फाइनली ऐसा स्टेज आएगा कि पूरी तरीके से एकदम हाईली इंटेंसिफाइड आई, जहाँ पे बहुत ही हाई लेवल का लो प्रेशर होगा, और उसके बगल में बहुत ही ताकतवर एक साइक्लोन फॉर्म हो चुका होगा। ये ऐसा नहीं है कि एक जगह पे फॉर्म हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे खड़े खड़े साइक्लोन फॉर्म होगा फिर उसके बाद वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होता। साइक्लोन ऑन द वे रहता है और फॉर्म होता रहता है, धीरे धीरे उसको पावर मिलती रहती है। मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा वो उतना जल्दी पावरफुल बनता चला जाएगा, ठीक है। अब ये और पावरफुल क्यों बनता चला है वो भी एक रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब ये हवा ऊपर की तरफ मूव करती है, ये जो हवा ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यहाँ पे दिखाता हूँ, sorry। ये जो हवा ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ये जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर ठंडक है, ठीक है, ऊपर ठंडा है। तो ये क्या करेगी, अपने साथ जो मॉइस्चर लेके आई, उसके अंदर लेटेंट हीट है जिसको हिंदी में गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ये जो लेटेंट हीट है ये इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर है, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर है। तो वो क्या करेंगे, अब ऊपर जब ठंडक लगेगी तो ये हीट को यहीं पे रिलीज कर देंगे, ठीक है। सपोज कीजिए मैं आप लोग को एक डायग्राम से बता दिखा रहा हूँ। ये यार बाबा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, ब्लैक लेता हूँ, आई एम सॉरी। ये इतना बड़ा है, ठीक है, समझिए ये पूरा का पूरा कॉलम है, ये आपका ऊपर 10 किलोमीटर के ऊपर ऊंचाई है, सॉरी, और ये सी लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से ये हवा ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट की, एक लेवल पे आने के बाद वो ठंडक को पा जाएगी, और यहाँ पे वो क्या करेगी कि अपने लेटेंट हीट को, एलएच को यहीं पे डिस्चार्ज कर देगी, निकल जाओ भाई, अब मैं ठंडा होने जा रहा हूँ। अब जो मेरे अंदर की गुप्त ऊष्मा थी या फिर जो लेटेंट हीट है वो यहीं पे मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने कपड़े यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो लेटेंट हीट यहाँ पे इस लेवल पे पड़ेगा, इसके वजह से इस रीजन की जो हॉटनेस है वो फर्दर इंटेंसिफाई हो जाएगी। फर्दर इंटेंसिफिकेशन की वजह से क्या होगा, इस रीजन में जो वॉर्टेक्स है वो और पावरफुल हो जाएगा, और ज़्यादा मूव करेगा, और ज़्यादा गोला, और भी तेज़ी से उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। वो जितना ज़्यादा इंटेंसिफाइड होगा वो उतना ज़्यादा नीचे से मॉइस्चर को सकअप करेगा। फिर जितना मॉइस्चर उसके अंदर सकअप होता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा इंटेंसिफाई होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतना ज़्यादा लेटेंट हीट, उतना ही ज़्यादा आपका स्पीड ऑफ द वर्टेक्स। होप करता हूँ आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, कुछ भी इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। दिस विल फर्दर पुश द एयर, जो आपका एयर इस लेवल पे आके आपका जो ठंडा हो चुका था
उसको और पुश करेगा, जा भाई ऊपर जा, कहाँ यहाँ पे रुक जा रहा है। इसकी वजह से ये और ऊपर पुश करेगा, ये और फर्दर ऊपर जाएगा, और भी जो छोटी मोटी थोड़ी सी भी उसके अंदर हीट रहेगी वो सब कुछ यहाँ पे निचोड़ लेगा। जितना ज़्यादा हीट निकलता जाएगा वो उतना फर्दर इंटेंसिफिकेशन होता होता चला जाएगा। ऊपर जाके वो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हम लोग को नहीं पढ़ना कैसे कैसे होगा, वो हम लोग को नहीं जानना, लेकिन इसी की वजह से आपका साइक्लोन का जो इंटेंसिटी वो एकदम हाइपर हो जाएगा, और फिर ये साइक्लोन एक तरीके से रेडी हो जाएगा टू इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट करने के लिए ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा साइक्लोन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, वही आपका ये देख सकते हैं, विंड स्पीड ऊपर की तरफ सक्शन पंप की तरह काम करता है। इस रीजन को कहा जाता है आई। इस जो ये आपका जो वर्टिकल कॉलम है इसको आई वॉल कहा जाता है। मैं इसको ब्लैक से रेड कर देता हूँ वापस से। ये जो रीजन है इसको आई वॉल कहा जाता है। ठीक है, मतलब आंख की दीवार। ठीक है, आई वॉल। ठीक है, इस रीजन को कहा जाता है। ये जो ऊपर जो दिख रहा है इसको एनविल कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया एनविल फॉर्मेशन, एनविल फॉर्मेशन, दिस इज व्हाट इज एनविल फॉर्मेशन। ठीक है, एनविल की तरह दिख रहा है। एनविल मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर ब्लैक स्मिथ काम करता है, जो आयरन स्मिथ होता है वो इसी के ऊपर काम करते हैं। अपने लोहे को रख के उसके ऊपर हीटिंग करने का काम एनविल के ऊपर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में या नेट पे देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। एनविल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो उस तरीके का डिजाइन होने की वजह से इसको एनविल फॉर्मेशन स्टेज कहा जाता है। इसके बीच का जो रीजन रहेगा ये कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एयर रहेगा, इसके अंदर एयर आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये पूरा का जो बगल बगल में एनुअल मतलब जो वॉर्टेक्स घूम रहा है यहाँ से सक्शन बाहर की तरफ फेंक रहा है। ठीक है, जितने भी हवा है, तो ये कभी भी कोल्ड एयर पूरी तरीके से डिसेंड हो ही नहीं पाएगा, उससे पहले उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है कि आपका जो साइक्लोन है वो फर्दर इंटेंसिफाई होता ही रहेगा तब तक जब तक इसको कंटिन्यूसली मॉइस्चर का सप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा मॉइस्चर उतना ज्यादा रिलेटेड हीट उतना ज्यादा इंटेंसिफाइड साइक्लोन होता चला जाएगा। ठीक है, तो मॉइस्चर को कट ऑफ होने का क्या एक ही तरीका है कि वो पानी के ऊपर से, ये जो वार्म ओशन के ऊपर घूम रहा है साइक्लोन, वो वहां से शिफ्ट होकर लैंड पे चला जाएगा। लैंड पे जाएगा तो मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, एकाएक पूरा का पूरा मॉइस्चर कट ऑफ हो जाएगा और इसका जो इंटेंसिफिकेशन हो जाएगा वो स्लो होता चला जाएगा। जितना वो स्लो होता चला जाएगा धीरे धीरे आपका साइक्लोन डाई ऑफ करता चला जाएगा। होप करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आएगा। दिस इज द फॉर्मेशन स्टेज, दिस इज द मैच्योर स्टेज, दिस इज द एक्चुअल स्टेज। एक्चुअली दिस विल बी द इनिशियल स्टेज, या मैं कह सकता हूँ कि जो आपका अर्ली स्टेज होता है वो यही है आपका। ये जो मैंने आप लोगों को समझाया वो सारा का सारा चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ चीज़ तो सभी को मिलने वाला है। इसमें जो ये सब शब्द हैं, लैप्स रेट, एडियाबैटिक लैप्स रेट, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो वाटर से फिल्ड जो एयर होता है उसके जब लिफ्ट होने की जो स्पीड होती है उसके साथ उसके टेम्परेचर की ड्रॉप की स्पीड होती है। ठीक है, एक बेंचमार्क है, उतने पे जाएगा तो इतना टेम्परेचर का ड्रॉप देखा जाएगा, दैट इज नॉट लैप्स रेट। ठीक है, एडियाबेटिक लैप्स रेट, जो आपका नॉर्मल लैप्स रेट होता है वो 5 डिग्री के आसपास होता है, 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ओवर 1 किलोमीटर। लेकिन एडियाबेटिक लैप्स रेट कम ज़्यादा भी वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। ठीक है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दिया मैंने कि एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है। ठीक है, बाकी ये वोटेक्स वगैरह की बात मैंने कर ली, कोएलिप्स किस तरीके से इंटेंसिफाई करेगा वो मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दिया। कोई डाउट लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा। मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स भरा हुआ बहुत अच्छा लगता है, खाली खाली बहुत घटिया लगता है। ठीक है, मैच्योर स्टेज पे आता है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए था, सॉरी इसको अंडरलाइन करना चाहिए। दिस इज मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में एक्चुअली क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा हाईली इंटेंसिफाइड स्टेज है। मतलब इसमें क्या होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन अब कुछ और ज्यादा एरिया में फैल रहा है। इसमें क्या होने वाला है, मल्टीपल ब्रांचेस हो जाने वाले हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के। ये देखिए आपका जो ये मेन जो ब्रांच है वो ये है। ठीक है, ये सारा के सारा फोटोज और कंटेंट जो मैंने चोरी किए हैं वो सारा के सारा PMFIS करके एक वेबसाइट है वहां से चोरी किया हुआ है। आप लोग भी जा सकते हैं वहां पे, ज्योग्राफी से रिलेटेड और इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वहां पे आपको फ्री में अवेलेबल है। ओके, खैर वापस आते हैं। मैंने ये स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, नॉन स्पॉन्सर्ड है, लेकिन हेल्प करना अच्छी बात है ना। आप कहाँ से बता रहे हो, लोगों को ज़्यादा मदद मिल जाएगी ना। नेक्स्ट, इसमें हम लोगों ने ये वाला सिर्फ देखा, अभी तक यही फॉर्मेशन होगा। बट सपोज कीजिए कि वो ऐसे रीजन में आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो जाए जिसमें अभी बहुत मॉइस्चर है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर है और आगे काफ़ी दूर तक मॉइस्चर रहने ही वाला है। इन दैट केस क्या होने वाला है कि इंटेंसिफिकेशन फर्दर, ठीक है, ज़्यादा आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिफाई होता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके मिनी ब्रांचेस बनने चले जाएंगे। ठीक है, इसके मिनी ब्रांचेस कैसे दिखते हैं, ये देखिए, ये आपके एक ब्रांच हो गया, ये एक ब्रांच हो गया। इसमें क्या होने वाला है, यहाँ से आपका वार्म एयर राइज करेगा और फिर उसके बाद ऊपर जाके कूलिंग होने के बाद ये आपका कूल एयर नीचे की तरफ आएगा। मैं आपको अलग अलग कलर से करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये देखिए वार्म एयर आपका
राइज कर रहा है, ठीक है, और फिर कूल होने के बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, कूल होने के बाद। तो इस तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि और मल्टीपल ब्रांचेस बनते चले जाएंगे और साइक्लोन का पावर और ज़्यादा इंटेंसिफाइड होता जाएगा। जनरली इट इज सीन कि आपका साइक्लोन का दो ही रीजन होता है, आपका आई बॉल, आई, और क्या बोलते हैं जो लिम्स वगैरह होता है वो, ठीक है। तो लिम्स को एक्चुअली हम लोग एक्सटेंशन ऑफ आई बॉल मानते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आई बॉल जो है वो एक्सटेंड होकर एनविल फॉर्मेशन करता है, तो उसको लिम्स को ऐसा मानते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीपल लिम्स बनते बनते चले जाएंगे। मतलब अगर कोई रीजन है जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, आपके अगर सिर के ऊपर से अगर साइक्लोन जा रहा है, तो पहले एक बार बारिश होगी, फिर ठंडक पड़ेगी, फिर बारिश होगी, फिर ठंडक पड़ेगी, फिर बारिश होगी, फिर ठंडक पड़ेगी, फिर बारिश होगी। ऐसे कंटिन्यूसली होता जाएगा जब तक आपका पूरा का पूरा साइक्लोन का आई का रीजन नहीं आता। आई का रीजन जब आएगा तब उसके बाद आपका जो कामनेस हो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद फिर सेकेंड वेव स्टार्ट होगा, फिर बारिश, फिर ठंडक, फिर बारिश, फिर ठंडक, इस तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में, जो एकदम हाइपर सुपर साइक्लोन्स वगैरह होते हैं, उनमें ही सिर्फ ये सब चीज़ें देखी जाती है। जैसे आपका रिसेंटली एक जो आया था फेनी आपका आया था, आपका उससे पहले भी एक दो आए थे, ठीक है। ये सब सब सुपर साइक्लोन की कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैच्योर स्टेज में होता है। मैच्योर स्टेज कोई अलग से सेपरेट स्टेज नहीं है, इट इज जस्ट द एक्सटेंशन, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और एंडिंग स्टेज या डाई ऑफ स्टेज जिसको, या ओल्ड स्टेज आप जिसको बोल सकते हैं, वो ये है कि आप क्या बोलते हैं, जो साइक्लोन होगा वो किसी लैंड मास के ऊपर चला जाएगा और वहाँ पे वो डाई ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द ओल्ड स्टेज, ठीक है। तो ओल्ड स्टेज को कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैच्योर स्टेज यही है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे रेन बैंड्स अलग अलग बनते चले जाएंगे, अलग अलग मल्टीपल लिम्स बनते चले जाएंगे। बाकी इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा जानने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और भी कुछ वही सिंपल आप लोग से वही बोलूँगा कि अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स को भरते चले जाए। मेरा काम आप लोग को समझाना सिखाना है, ना कि ये सब रटा हुआ चीज़ें लिख के बताना है। तो कोई भी लिख के बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके ब्रीडिंग ग्राउंड कौन कौन से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के। तो ये आपका जो दिखा रहा है रीजन, ये आपका ब्रीडिंग ग्राउंड है, जहाँ पे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लगभग जून से लेके नवंबर के रीजन में, या आई वुड से थोड़ा सा एक्सटेंशन आप कह सकते हैं दिसंबर के रीजन तक भी जाता है, ठीक है। ये सब आप लोग देख सकते हैं। ये आपका मेन रीजन यहाँ वाला आपका इंडियन ओशन वाला। तो इंडियन ओशन में आप देख सकते हैं कि ये आपका जो ऊपर का है, तो आपके अरेबियन सी और बे बंगाल दोनों जगह पे आपके साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रॉपिक मतलब आपके जो इक्वेटर के नीचे वाला रीजन है उसका इस तरीके से इम्पैक्ट होता है। तो अगर सिंप्लीफाई करना हो तो आपका इंडियन ओशन वाला रीजन, आपका इंडो पैसिफिक वाला रीजन, आपका वेस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक वाला रीजन, वेस्टर्न पैसिफिक का एक छोटा सा बेल्ट नियर द आपका जो कैरेबियन आइलैंड्स है वहाँ पे, और ये आपका क्या बोलता है अटलांटिक ओशन का रीजन, यहाँ पे आपके साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। बाकी इनका पाथ ईस्ट टू वेस्ट होगा, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट का पाथ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड्स बहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था वेस्टर्ली टेम्परेट साइक्लोन्स में, मैंने बताया था कि वो वेस्ट टू ईस्ट भागते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेस्टर्लीज बहती हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेड विंड्स बहती हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं, तो वो अपने साथ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपके साइक्लोन्स को ड्रैग करके लेके जाती है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे उनका मूवमेंट होता है। होप करता हूँ ब्रीडिंग ग्राउंड्स पता चल गया होगा। ये अलग अलग नेम्स हैं जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स वगैरह में एक दो बार आ चुके हैं। आपके पीसीएस के प्रीलिम्स वगैरह में तो रेगुलर मैंने देखा हुआ है, ठीक है। कई सारे पीसीएस वगैरह में ऐसे सीधे से कॉपी पेस्ट कर लिया था, तो मैच द फॉलोइंग वगैरह में, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। इंडियन ओशन में आता है तो उसको साइक्लोन या फिर हिंदी में चक्रवात कहा जाता है। अटलांटिक में आता है तो उसको हरिकेन कहा जाता है, और इंटेंसिफाई हो जाएगा तो उसको टॉर्नेडो भी कहा जाता है, ठीक है। टॉर्नेडो भी कहा जाता है, हालांकि टॉर्नेडो इज मोर ऑफ ए लैंड बेस्ड, ठीक है, लैंड बेस्ड ज़्यादा होता है, ठीक है। टाइफून्स कहा जाता है आपके वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी वाले रीजन में, और विली विलीज कहा जाता है आपके ऑस्ट्रेलियन रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल पे आते हैं पाथ ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये थोड़ा सा अलग से अभी इंटरेस्टिंग चीज़ होती जाती है, क्यों? क्योंकि आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन रेगुलर बेसिस पे आपके इंडियन ओशन में आ रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले 5-6 सालों के अंदर इनका जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। जनरली इट वॉज ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ये ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, फिर उसका अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं और नॉर्दर्न डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो यहाँ पे मैंने रीजन में लिख के दिया हुआ है। अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना हुआ कि पाथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों ऐसा चेंज होता है। तो मे बी यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए थी, बट थोड़ा जल्दबाजी कर गया शायद से, ठीक है। तो इनिशियली जो साइक्लोन स्टार्ट होगा तो वेस्टवर्ड मूवमेंट, वेस्टवर्ड मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो अर्थ का मूवमेंट है वो वेस्ट टू ईस्ट है, दैट इज वाई आपका साइक्लोन का जो डायरेक्शन होगा वो भी वेस्टवर्ड होगा, और इट विल बी अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ईस्टर्लीज, ठीक है। आप ईस्टर्लीज या फिर ट्रेड विंड्स आप बोल दीजिए, ट्रेड विंड्स के इम्पैक्ट में रहने वाला, दैट इज वाई ये ईस्ट टू वेस्ट जाने वाला, ओके।
लेकिन उसके बाद ये अराउंड 20 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास नॉर्थवर्ड मूवमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इसको डिफ्लेक्ट कर देगा आपके राइट में, ठीक है। सपोज कीजिए ये ईस्ट टू वेस्ट जा रहा था, अब इसको नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि आपके राइट के तरफ मूवमेंट हो जाएगा, किसी भी विंड के जो भी आपके फिनोमिनल्स हो गए वो अपने राइट की तरफ मूव कर जाएंगे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके नॉर्थ की तरफ मूव करके चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये फर्दर नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव करेगा, ठीक है। ये देखिए आप ऐसे आ रहा था, फिर नॉर्थ की तरफ मूव किया, अभी नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव करेगा। क्यों? क्योंकि वही सेम कोरियोलिस फोर्स इसको फर्दर इसको नॉर्थ के तरफ आपके राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इस तरीके से ये क्या बोलते हैं वापस से ईस्ट की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ईस्ट की तरफ मूव करेगा, अब ये मतलब सर्कल इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर रहा है। इतने में जनरली आपका साइक्लोन जो होगा डाई ऑफ हो जाता है, लेकिन अगर ये इतना देर तक सर्वाइव करता है तो वो ईस्ट की तरफ मूव करेगा। एंड फिर फर्दर इस तक इतना होते होते ये लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास पहुंच जाएगा, जहाँ पे ओशन के द्वारा जो मॉइस्चर की कैपेसिटी बाहर है, मॉइस्चर छोड़ने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाते हैं ना। ट्रॉपिक्स में आपका टेम्परेचर बहुत हाई होता है जिसकी वजह से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वहाँ पे मॉइस्चर की कमी होती चली जाएगी, जिसकी वजह से आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। एंड फर्दर आपका साइक्लोनिक वॉर्टेक्स जो होगा कमज़ोर होकर डाई ऑफ हो जाएगा। होप करता आप लोगों को समझ में आ गया। पहले उसने स्टार्ट किया ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, लेकिन फिर उसके ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स ये आपके नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये फर्दर डिफ्लेक्ट हुआ नॉर्थ ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये फर्दर डिफ्लेक्ट हुआ ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। और इतना होते होते ये कहाँ तक पहुँच जाएगा? आपके 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास पहुँच जाएगा। 30 डिग्री लैटिट्यूड सेल्सियस नहीं है। तो इस रीजन में आपके मॉइस्चर की कमी रहती है, डैट इज वाई आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन धीरे धीरे डाई ऑफ हो जाएगा। होप करता हूँ इतना आप लोग समझ में आएगा। कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिस्ट कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। चलिए।